नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ के। बड़ी खबर। बिहार के प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने बिहार सरकार से एवं कर्नाटक सरकार से मुआवजा दिलाने को लेकर दिया आश्वासन। पताही थाना अंतर्गत मिर्जापुर निवासी ललित ठाकुर की हत्याकांड को लेकर आज 28 दिसंबर को शाम 4 बजे राजद के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल यादव ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की। वहीं श्री यादव ने मृतक ललित ठाकुर को न्याय और बिहार सरकार एवं कर्नाटक सरकार द्वारा मुआवजा दिलाने को लेकर आश्वासन दिया। इस दौरान श्री यादव ने नीतीश कुमार के बिहार में रोजगार न देने को लेकर भड़के, साथ ही तेजस्वी यादव के आगामी चुनाव की योजनाओं जैसे माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह देने का, 200 यूनिट फ्री बिजली एवं बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, हमने 17 महीने में कई लघु कुटीर उद्योग का सृजन किया और युवाओं को रोजगार देने का काम किया। वही श्री यादव ने कहा कि मृतक ललित हमारे बहुत ही करीबी थे, इनको हर तरह की मुआवजे एवं कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो हम उनका साथ देंगे। मिर्जापुर से सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट सुनिए। इस दौरान श्री यादव ने क्या कहा। कोई लाभ आपको नहीं मिलता, तो वो नियमावली चेंज हुआ कि अगर बाहर में भी दुर्घटना हो रहा है तो उसका लाभ बिहार से लिया जा सकता है। तो ये कुछ नियमावली बना दिए हैं लोग, और उस नियमावली बनाने के आधार पर उसमें कोई चेंजिंग करने का तेजस्वी जी बोल सकते हैं, लेकिन वो नियम को, कानून जो बना दिया है, वो कानून को तेजस्वी जी चेंज तो इस तरह नहीं करा सकते। वो बोल सकते हैं, लेकिन चेंज कराने के लिए तो जब तक वो नहीं सत्ता में आएंगी तो इस कानून को चेंज तो कर नहीं सकते। तो चालाकी से इसमें संशोधन, बहुत सारे लोग शिक्षक बने, आशा का चाहे जो भी चालाकी से इसमें संशोधन, बहुत सारे लोग शिक्षक बने, आशा का चाहे जो भी चौकीदार हो, सब बहाली हुआ। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा दी, कोई क्वेश्चन आउट की बात हुई थी? क्वेश्चन लीक हुआ था? नहीं हुआ था। 17 महीना में जो भी बहाली हुआ, एकदम जो भी मेरिट वाले बच्चे थे वो अपना पढ़कर रिजल्ट लिए और नौकरी में चले गए। सिर्फ उनकी सरकार बदली तो आज देखिए ना, मेडिकल बने, नीट का परीक्षा हुआ था, उसका भी पेपर लीक हो गया। अभी बीपीएससी का परीक्षा हुआ, इसका भी पेपर लीक हो गया। हमारे तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार कुछ सुन नहीं रही है, क्योंकि नीचे भी वही है और ऊपर भी वही है। दोनों की मिली जुली सरकार है और बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है। और वो बड़े बड़े पैसे वाला, गरीब का बेटा कैसे बनेगा पता नहीं। गरीब का बेटा आप ही बताइए ना, कि एक को क्वेश्चन मिल जाए, उसका आंसर बनाकर लिखेगा, और एक अपने मेरिट पर जाएगा, तो जो सब कुछ जान गया है तो वो तो इस बच्चे को दाब देगा ना। ये बच्चे तो नीचे रह जाएंगे, वो अपना रिजल्ट ले लेगा। तो आज इनकी जो परिवेश है, माफिया का जो बाजार लगा है, वो माफिया किसी भी परीक्षा को अभी तक सही ढंग से नहीं दिया। हर परीक्षा का क्वेश्चन लीक कर दे रहा है। तो ये परिस्थिति है। तेजस्वी जी तो हमारे हर मुद्दा पर बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हर मुद्दा पर तो वो लड़िए रहे, विपक्ष में है, सिर्फ लड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार विपक्ष की आवाज़, विपक्ष सरकार का साबुन होता है, उनके अवगुण को विपक्ष बताता है और जनता का आवाज़ विपक्ष होता है। जनता की आवाज़ उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग तो एकदम निकम्मा की तरफ गूंगा बनकर बैठे हुए हैं। सिर्फ इन लोगों को अपनी कुर्सी से मतलब है, इनको आपके कल्याण से मतलब नहीं है। और तेजस्वी जी की आवाज़ें तो गूंज रही है, बराबर तो देख ही रहे हैं, बराबर तो हर लड़ाई में तेजस्वी जी जनता के कल्याण की आवाज़ें उठाते रहे हैं, चाहे वो सदन हो या सदन से बाहर हो। लेकिन तेजस्वी जी कैसे जनता का कल्याण होगा, इस पर बराबर उनकी लड़ाई और वार चलती रहती है सरकार पर। लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इस सरकार को कैसे कुर्सी बरकरार रहे, इतना ही से मतलब है, आपके कल्याण से मतलब इन लोगों को नहीं है। जो आपने कहा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस बात को भी इन तक पहुंचावे। ठीक है, पहुंचाने के बाद ही ना पता चलेगा। लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून बन गया है, जो यही लोग बनाने का काम है। सर, अभी जो रिपोर्ट आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है किस तरीके का ये घटना है? कौन सा रिपोर्ट? अभी जो ये हत्या का जो लोग बता रहे हैं, अभी जो आपका एफआईआर तो हम पढ़ नहीं पाए हैं कि एफआईआर में क्या दिया हुआ है। जो परिवार के लोगों ने जो बताए हैं घटना के बारे में,
वो घटना तो संदिग्ध आस्पद लग रहा है कि हमें तो लगता है कि एक्सीडेंटल भी हो सकता है और कहीं दूसरा भी कारण हो सकता है। मैं इसके लिए 100% तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है जो इन लोगों ने बताया कि 12 बजे रात्रि को रोड पर लाश मिला, क्या इस तरह का मन चिन्ह था, ये सब बताने में तो संदेहास्पद तो लग रहा है जी। हाँ, घटनाएं भी हो सकती है, किसी के द्वारा की गई घटनाएं हो, रचित घटना हो, या गाड़ी से एक्सीडेंटल भी घटना हो सकता है। दोनों में कोई हो सकता है। सर, तो इस तरीके के घटना पे क्या परिजनों से को कुछ आश्वासन मिलेगा, कुछ मुआवजा मिलेगा? हाँ, परिजन के लिए जो है अब एफआईआर का नकल जो है, एफआईआर में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार अगर अज्ञात होगा फिर भी उनको लाभ मिलेगा। अगर गाड़ी रहता तो उसका अलग लाभ होता है, लाभ परिजन को मिलेगा। और जिस रूप का लाभ होगा वो एफआईआर का नकल, क्योंकि वो तो उस भाषा में है, उस भाषा को जब हम लोग पढ़वा लेते हैं और क्या एफआईआर में दिया हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग लाभ के लिए इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इनको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। सर, ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है कि जो बार बार जो प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं और वहाँ इस तरीके के घटना का शिकार हो जाते हैं, तो क्यों सरकार इसको एक्शन नहीं ले सकती है? सरकार इसके लिए कुछ बिहार में नहीं सोच सकती है? पत्रकार बंधु, सरकार की सोच होनी चाहिए। हमारे बिहार वासी अगर जितने भी स्टेट में हमारे भाई लोग जो काम करने जाते हैं उनसे पूछिएगा तो हर स्टेट में आपको 60% 70% बिहार वासी ही मिलेंगे। कारण यह है कि जितने भी राज्य है वहाँ पर मजदूरों को कार्य करने के लिए कंपनियां लगी हुई है, रोजगार के लिए छोटे उद्योग बड़े उद्योग के रूप में वहाँ है। लेकिन यहाँ तो सरकार की सोच ही नहीं है कि हम उद्योग लगाकर इस पलायन को रोकें और मेरे बिहारवासी बाहर नहीं जाए। अगर मेरे बिहारवासी घर पर ही रहकर अपने बच्चों के सामने रहकर अगर उनको रोजगार मिलता है तो हमारे बिहार का कल्याण संभव है और कल्याण होगा और हमारे जो भी मजदूर होंगे वो खुश भी रहेंगे। वो खुश नहीं रहते हैं, उनकी मजबूरी है अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करना। क्या आपको लगता है पत्रकार बंधु, बिहार के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार कभी अपनी सोच बनाई, कभी किसी बात रखी कि कैसे बिहार के लोग हमारे दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाएंगे? इस पर तो उनकी सोच नहीं है, न कभी इस पर मंथन है, न कभी चिंतन है। उन लोगों को तो अपने कुर्सी पर रहने की ज़रूरत है। वोट का समय आएगा, झूठा वादा हमारे जनता मालिक से करेंगे कि ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। और जब वोट का समय बीत जाता है, जब वो जीत कर चले जाते हैं और जब उन्हीं लोगों से पूछा जाता है कि आपने वादा किया था उस वादा को पूरा क्यों नहीं किया, तो वो लोग तो कहते हैं कि चुनावी जुमला है। तो जो चुनाव में झूठ बोलकर आपसे वोट लेकर अपने सरकार को बनाता है वो आपके कल्याण की बात कैसे सोचेगा, आपके रोजगार की बात कभी कैसे सोचेगा? कभी देखे हैं रोजगार की बात? ये बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो एनडीए गठबंधन की सरकार जो आज राज्य में और देश में चल रही है, कभी रोजगार पर बात करते हुए सुने हैं आप? तो जो रोजगार पर बात नहीं कर सकता, जो शिक्षा पर बात नहीं कर सकता, जो स्वास्थ्य पर बात नहीं कर सकता, जो किसान मजदूरों के उत्थान की बात नहीं कर सकता, वो आपके कल्याण कहाँ से करेगा? वो प्रवासी को रोकेगा कहाँ? सोच तो बदलना होगा ना। ये सरकार की सोच है कि हमारे लोग प्रताड़ित होते रहे, दूसरे राज्यों में जाकर बेइज्जती सहकर अपने बच्चों के। आपका क्या नाम हुआ? राजेश ठाकुर। जो अभी जो ये घटना हुई है वो आपको कौन लगते हैं? भाई लगते हैं। छोटे भाई की बड़े भाई आपके? छोटे भाई हैं। क्या कुछ कहना है कि आप लोग का ये जो हत्या हुआ है या फिर सड़क दुर्घटना है, क्या कुछ है? ये हत्या किया गया है, हत्या किया गया है। आप लोगों को लगता है कि ये हत्या हुआ है? हाँ, एकदम। कितने दिनों से ये आप लोगों को बात नहीं हो पा रही थी उनसे? उनसे लमसम 4 दिन बात नहीं हुआ था। 4 दिन। हाँ। आप लोगों को जानकारी कैसे हुआ कि ये घटना हुआ है? 9 बजे रात से मान ली कि अथी किए, फ़ोन किए बुआ, पूरा वाले फ़ोन करके मान ली कि प्रशासन के द्वारा जी 4 दिन के बाद में खबर मिला। 4 दिन के बाद आपको खबर आई थाना से जी कि आपके भाई का हत्या हो गया है? हाँ। तो फिर आप लोग कैसे वहाँ पे कैसे पता चला? वहाँ पे किसी को भेजे थे? अरे गांव के आदमी रहते थे, 1-2 आदमी। जी।